बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए एक न्यू चैप्टर क्लास 9 केमिस्ट्री की बुक का कवर करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को स्टडी आउट करेंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे पहले जो बात है इस चैप्टर में वो है बॉन्ड को डिफ़ाइन करना। तो बॉन्ड को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि एटम्स के दरमियान जो है किसी भी सब्सटेंस के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और जिस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से कनेक्टेड होते हैं और टुगेदरनेस उनमें होती है उसको कहते हैं बॉन्ड। यानी जब वो किसी फोर्स के अंडर उसकी इन्फ्लुएंस के अंडर कनेक्टेड होते हैं और मिल कर कोई ख़ास चीज़ बनाते हैं तो उसको कहते हैं बॉन्ड। सिर्फ नोबल गैसेस के अलावा जो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं लास्ट सबसे ग्रुप है जो कि बिल्कुल स्टेबल हैं और कोई बॉन्ड नहीं बनाते। तमाम एटम जो हैं एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के तो वो मिलकर यानी बॉन्डेड होते हैं, मिलकर कुछ न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं। इस चैप्टर में आप डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे, उनके बॉन्ड्स की वजह से एनर्जीज और ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं और केमिकल बॉन्डिंग जो है इसका फिनोमेना कैसे होता है। तो सबसे पहले है कि केमिकल बॉन्ड जो है वो एटम्स बनाते क्यों हैं। तो अगर हम शॉर्टली इसको डिफ़ाइन करें यानी कि क्यों बनाते हैं केमिकल जो है वो एटम बॉन्ड जो है इनके केमिकल, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एटम्स जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। उनमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है और वो एनर्जी क्योंकि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है, उसको स्टेबल करने के लिए उस एनर्जी के इन्फ्लुएंस को असर को कम करने के लिए एटम आपस में कंबाइन होते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो हम शॉर्टली इसको कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एटम जो है और एनर्जी को डिक्रीज़ करने के लिए एटम बॉन्ड बनाते हैं। दो कंसेप्ट है जो कि केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। पहला कंसेप्ट है वैलेंस कंसेप्ट, दूसरा है ऑर्बिटल कंसेप्ट। वैलेंस कंसेप्ट जो है जैसे कि इस वर्ड से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस को कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड एक कंसेप्ट जो कि वैलेंस शेल में बात हो रही है। तो 1916 में G.N. ल्यूइस एंड W. कौशल इन दो साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ वैलेंस जो है ये हमें दी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो है। और इस थ्योरी में क्या पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया कि जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो एटम जो है वो उसमें हिस्सा लेते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं, गेन करते हैं, या वो लूज़ करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो इस तरह से इन सारे कामों को करने से यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने से या शेयर करने से या गेन करने से वो एक स्टेबिलिटी की फॉर्म अटेन करते हैं। जब तक वो स्टेबल नहीं होते वो ये काम करते रहते हैं और आखिर में उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की आ जाती है। यानी कि दो एटम्स जो है वो तब तक या दो से ज़्यादा कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते जाएंगे, गेन करेंगे या शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे अनटिल दे गेट स्टेबिलिटी आर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस जो कंसेप्ट है इसको कहते हैं वैलेंस थ्योरी जो है इलेक्ट्रॉन्स की। व्हेन एटम हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल दे आर स्टेबल। तो ये बात पहले भी यहाँ पर बताई गई थी कि एटम में अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये जो शेल्स हैं ये स्टेबल होते हैं, यानी ये एटम्स जो हैं अगर इनके शेल में इतने इलेक्ट्रॉन हो तो ये स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है इसको ऑक्टेट या डुप्लेट थ्योरी भी वैलेंस शेल की कहा जाता है। अब ऑक्टेट और डुप्लेट थ्योरी का मतलब है, ऑक्टेट कहते हैं 8 और डुप्लेट का मतलब है 2, यानी कि अगर किसी शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 या 8 हो तो दे विल बी स्टेबल। उसके बाद ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस शेल है या रूल ऑफ 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्टेट रूल की अगर बात करें तो किसी भी एटम में ये कैपेबिलिटी हो कि वो 8 इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट शेल में आए, किस वजह से कि वो स्टेबल हो सके। या हम कह सकते हैं कि एटम स्टेबल होता है जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एग्जांपल हम लेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके वैलेंस शेल में। ये जो अच्छा ये कंसेप्ट जो है ओवरऑल उनमें 8 हो, ये नहीं है कि सिर्फ आउटर शेल में हो। आउटर शेल में 6 और फिर इंटरनल जो इनर शेल है उनमें 2 हो सकते हैं, फिर भी ओवरऑल 8 होंगे।
तो ये स्टेबल होगा। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर एग्जांपल ली गई है कि 6 इसके आउटर शेल में होते हैं और 2 इनर शेल में, तो मिलकर ये 8 बनाते हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये स्टेबल है। डुप्लेट रूल या 2 का रूल जो था उसमें एटम स्टेबिलिटी अटेन करता था जब उसके वैलेंस शेल में, यानी ये टोटल शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो 2 होते थे। हीलियम की एग्जांपल ले सकते हैं कि हीलियम जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो स्टेबल होता है जब उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कह रहे हैं कि एलिमेंट जो हैं कौन से ग्रुप में, 8 ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनको नोबल गैसेस कहते हैं, या इनको इनर्ट गैसेस कहते हैं, या ज़ीरो गैसेस कहते हैं। और इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल यानी पीक पर होती है और रिएक्टिविटी इनकी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इनके शेल्स कंप्लीट होते हैं। तो ये इतने स्टेबल होते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट होते हैं, कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। हीलियम के अलावा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाकी सारे नोबल गैसेस जो हैं इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 हैं, इसलिए हीलियम और इनके अलावा जितने भी नोबल गैस के मेंबर्स हैं यानी एलिमेंट्स हैं वो सारे स्टेबल होते हैं। कह रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन वाला जो शेल है यानी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ऑक्टेट कहते हैं, और वो बहुत स्टेबल होता है। ऑलरेडी हम ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद है ऑर्बिटल कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट ये था। ऑर्बिटल कंसेप्ट में ये इसका मेन थीम है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से टुगेदर होते हैं, मिलते हैं, कोई कम्बिनेशन करते हैं कि उससे फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, यानी एटम के ऑर्बिटल मिलते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं और वो केमिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज हो जाते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऑर्बिटल जो है एक दूसरे के जब करीब आते हैं तो ओवरलैपिंग करते हैं, साइड टू साइड, हेड टू हेड। ये ओवरलैपिंग जो है वो या साइड वाइज हो सकती है, यहाँ लिखा हुआ, या हेड टू हेड हो सकती है जिसको हम सिग्मा या पाई बॉन्ड कहते हैं। और इस तरह से ये बॉन्डिंग जो होती है इसको कहते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग होना। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि केमिस्ट्री में आगे यूज़ होंगी। बताया गया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो कि किसी भी एलिमेंट के या एटम के आउटर मोस्ट शेल में हो, तो इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बॉन्डिंग में ये वाले इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है, ये आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का, जिसमें ये सारी शेयरिंग या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये टेक प्लेस होती है, यानी वाक़या होती है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड किसको कहते हैं, जब भी यानी कोई एटम्स या कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन उनमें होता है, तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स आती है, यानी जब वो दो मिलते हैं आपस में तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, जो कशिश है उसकी वजह से वो आपस में बॉन्डेड होते हैं, एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसकी ये जो टुगेदरनेस है एटम्स की, इनको कहते हैं, या कोई भी इनमें इस तरह का फिनोमेना हो कि वो मिलकर, दो एटम मिले और आगे जाकर बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल में चेंज हो, तो इसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। कह रहे हैं एक कंपाउंड जब डिकम्पोज होता है यानी टूटता है, उसके कुछ या उसके सारे एटम्स जो हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है, उनके बॉन्ड्स की। अब ये बॉन्डिंग जो है ये कई टाइप्स की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, और उसके बाद है मेटेलिक बॉन्डिंग। इन बॉन्डिंग में क्या फ़र्क है उसको आप जस्ट समझे, बाकी तो जस्ट पढ़ने वाला है। आयनिक बॉन्डिंग कौन सी है, जब दो या दो से ज़्यादा यानी एटम्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करें, और किस तरह से रिएक्ट करें कि एक एलिमेंट जो है या एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे और दूसरा जो है अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ से यानी जिसने दिए हैं उससे ले लें, तो इसको कहते हैं द केमिकल बॉन्ड विच फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफ़र। हाँ, एक से इलेक्ट्रॉन ले और दूसरा उसको कम्प्लीटली उस एटम से ले लें, गेन कर लें, तो इसको कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। इसकी सबसे वेल नोन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। एक उसमें कैटाइन बनता है, एक एनाइन बनता है। कैटाइन कहते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन जिस पे नेगेटिव चार्ज। तो एक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो शेयरिंग होगी इसको कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। सोडियम क्लोराइड की यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर आप देखें सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों स्टेबल हो गए, सोडियम दे के क्लोरीन लेकर,
और इस तरह से सोडियम क्लोराइड ये इन्होंने बॉन्ड बना दिए दो एटम्स के दरमियान। ये सारे यहाँ पर इनके कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो सोडियम की कैपेबिलिटी है कि उसका वैलेंस एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो दे देता है, लूज़ कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है, और क्लोरीन ले लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। उसके 8 पूरे हो गए और सोडियम ने 1 दे दिया, तो ये साथ में सोडियम क्लोराइड एक स्टेबल कंपाउंड बना दिया इन्होंने। उसके बाद है ये दूसरी एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड की। सेम इसका भी है कि कैल्शियम रिलीज़ करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये स्टेबल एक आयनिक बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं वो बॉन्ड जब दो एटम्स जो हैं वो आपस में किस तरह से मिले, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी एक ने शेयर किया, दूसरे ने शेयर किया, आपस की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये कोई बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड से इस तरह से डिफरेंट है कि आयनिक में एक ने यानी लूज़ कर दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप दोनों देखें, हाइड्रोजन ने भी दिया और दूसरे हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों की शेयरिंग से ये बॉन्ड बना जिसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किन के दरमियान बनता है, नॉन मेटल एलिमेंट्स के दरमियान, मेटल्स के दरमियान नहीं होता। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दो के दरमियान जब भी बॉन्ड बनेगा, ये एमसीक्यू आ सकता है, तो वो होता है आयनिक बॉन्ड। जैसे हमने पढ़ा पीरियोडिक टेबल के सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो बॉन्ड बनाएंगे सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, तो वो आयनिक बॉन्ड होते हैं। और अगर नॉन मेटल एलिमेंट जो है वो बॉन्ड बनाए तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये सारा इसका कंसेप्ट है। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कोवेलेंट बॉन्ड। अगेन वही वाला कंसेप्ट कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है कि जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, यानी आपस में म्यूचुअली एक देता है दूसरा लेता है, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उससे जो बनता है उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन के मालिक्यूल में है, ऑक्सीजन के मालिक्यूल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मालिक्यूल में, ये बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। उसके बाद है कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं, कुछ 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल यहाँ पर दी है हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, फ्लोरीन की मालिक्यूल की, और यहाँ पर क्लोरीन के मालिक्यूल की भी दी गई है। इसमें ऐसा कुछ समझना नहीं है, दो की शेयरिंग इन्होंने की है, तो इस तरह से ये एक की क्लोरीन का बना दिया। उसके बाद है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर करते हैं और इससे जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक है, यानी ऑक्सीजन का मालिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन दोनों जो है वो दो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और एंड में जो बनेगा ऑक्सीजन मालिक्यूल। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसको कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सेम कोवेलेंट बॉन्ड होगा लेकिन यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है उनको शेयर किया जाएगा म्यूचुअली, जैसे कि नाइट्रोजन में है। और उसके बाद है दूसरी एग्जांपल, इस तरह से ये सारे ये बनाते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद है बॉन्डिंग की एग्जांपल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। वो कोवेलेंट बॉन्डिंग जिसमें एक एटम जो है, सिर्फ एक ही एटम वो डोनेट करता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी म्यूचुअली शेयरिंग नहीं होगी बल्कि एक ही एटम जो है, ये दो एटम होते हैं हमेशा बॉन्डिंग में, तो एक ही एटम जो है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों साइड के जो इलेक्ट्रॉन है जो दोनों ने कंट्रीब्यूट करने हैं वो एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा दोनों की तरफ से, और इस तरह से जो बॉन्डिंग बनेगी उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एरो जो है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, और ये डिफरेंट होता है आम जो कोवेलेंट बॉन्ड है उससे। इसमें जो कंपाउंड है जिसमें ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कोई भी। एमोनियम आयन में जो बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने बनाया है। तो आप देखिए कि नाइट्रोजन जो है वो ही शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है और इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन में बना रहा है। एडिशन ऑफ NH3 एंड BCl3
BCl3 में यहाँ पर देखिए NH3, इन दोनों की एडिशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो अगेन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं, ब्रोमीन कोई नहीं शेयर कर रहा। तो इस तरह से इन्होंने ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, सॉरी यही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद लिविस स्ट्रक्चर का बताया गया। लिविस स्ट्रक्चर कहते हैं कि लिविस स्ट्रक्चर में अनशेयर्ड यानी नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट से शो करते हैं या क्रॉस से, और शेयर पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लाइन से शो करते हैं। तो जो शेयर कर रहा है उसको हम लाइन से शो करते हैं, और जो नॉन बॉन्डेड है यानी उसमें कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको हम डॉट से शो करते हैं। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है इसके बारे में। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, ये टर्मिनोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? वो कोवेलेंट बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें होती है, लेकिन वो बॉन्ड किसके होते हैं? सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी दोनों की पावर अगर सेम होगी, कोई ऐसे दो एटम होंगे जैसे फ्लोरीन के दो हैं, अगर इनमें कोई बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड इनमें जो बनेगा तो वो है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। या हाइड्रोजन में आप देखें, क्योंकि ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, पावर दोनों की सेम है, तो इनके दरमियान जो बन रहा है वो है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट उसके दरमियान बनेगा, जैसे कि NaCl है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान, उसको कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वो कोवेलेंट बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग तो होगी इनमें इलेक्ट्रॉन्स की, बट उनमें जो यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो हैं एटम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे HCl है। अब HCl में हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी वो इतना पावरफुल नहीं है, जबकि क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो ज़ाहिरी बात है क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है इसको कहते हैं पोलर। पोलर वो होता है जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के दरमियान बॉन्ड बनता है, उसको कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये यहाँ पर इनकी मज़ीद एग्जांपल्स हैं। इनको आपने ये याद रखना है, जब आपको पीरियोडिक टेबल का पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो बॉन्ड आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा कि इनके दरमियान कैसा बनेगा। और यही MCQs वहाँ आते हैं, वहाँ आपको एमोनिया का देंगे, एमोनिया जस्ट लिखा होगा और लिखा होगा इसमें किस तरह की बॉन्डिंग है, और इसमें अगर एमोनिया में ये वाली बॉन्डिंग है तो इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन। तो आपको जाहिर सी बात है पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि लोकेशन वाइज नाइट्रोजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है बनिस्बत हाइड्रोजन के। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन कंसेप्ट्स के हैं। ये यहाँ पर इनके कुछ कंसेप्ट्स वगैरह दिए गए हैं डिफरेंट एटम के। उसके बाद है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड जो है वो किस तरह का बॉन्ड होता है? कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल में आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनियम वगैरह। कह रही हैं ये जो मेटल्स हैं ये एटम से बनते हैं, मालिक्यूल से नहीं बनते। और जैसे कि अगर हम प्योर गोल्ड को लें तो वो प्योर गोल्ड एटम से बना होता है। तो कह रहे हैं कि मेटेलिक सॉलिड में जो एटम्स हैं उनके दरमियान बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, टाइटली बॉन्ड होते हैं, आपने मेटल्स को देखा होगा। और फिर कह रहे हैं ये जो बॉन्ड है ना ही ये आयनिक है ना ही ये कोवेलेंट है, बल्कि इनमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र भी नहीं है, ना ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनमें किस तरह की बॉन्डिंग है? तो कह रहे हैं एटम्स में हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग को देखते हैं जिनको मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो आप शॉर्टली कह सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो मेटल्स की बॉन्डिंग है, यानी मेटल्स में जो एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग है उनको मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। और अब इसको डिफ़ाइन करते हैं कि मेटेलिक बॉन्डिंग जो है इनको ना ही आयनिक ना ही कोवेलेंट ना ही वंडर वाल फोर्सेस के बेस पर इनको डिफ़ाइन किया जा सकता है, बल्कि इनको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? कह रही हैं कई थ्योरीज आ चुकी हैं इस कंसेप्ट के बारे में, बट मेटेलिक बॉन्ड जो है इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के। तो इन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कंसेप्ट है कि मेटल्स में जो एटम होते हैं वो आपस में इस तरह से बॉन्डेड होते हैं कि हर एटम को अपने साइड वाले जितने भी एटम्स हैं वहाँ से अट्रैक्शन मिल रही होती है। इसको समझने के लिए यहाँ देखिए, जैसे ये एक मेटल का पीस है सपोज़ करें, तो यहाँ आप दरमियान वाले किसी भी एटम को लें जहाँ पर पॉजिटिव लिखा है या जहाँ पर डॉट है, तो उसको देखिए कि साइड से हर एटम उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये होती है मेटल्स में बॉन्डिंग, यानी एक एटम को अपने चारों तरफ से फोर्स का सामना करना होता है, इसको कहते हैं
मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटल के कह रहे हैं अगर किसी पीस में देखें तो मेटल के जो एटम हैं वो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ यानी लूज उनका कनेक्शन होता है। तो कह रहे हैं उनमें ये पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं और आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ख़ास मेटल एटम के साथ उनका कनेक्शन नहीं होता और उनको हम कह सकते हैं कि डीलोकलाइज हो जाते हैं, यानी उनकी कोई ख़ास स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती। यहाँ शेप में भी आप देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि मेटल आयन जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, किसी ख़ास जगह पर नहीं होते और इन फ्रीली मूवमेंट की वजह से वो वहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो अपेयर हो जाता है, यानी वहाँ पर एक क्लाउड बन जाता है। कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन सी में तैर रहे हैं, यानी पूरे हर तरफ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, इनको कहते हैं कि ये आपस में मेटल के दरमियान कोई फोर्स है और उसकी वजह से ये कनेक्टेड है। अब अगर हम इनको पूरी जो हमने बात की इसको हम डिफ़ाइन करें तो केमिकल बॉन्डिंग जो है किस में, मेटल्स में कह रही हैं वो बॉन्डिंग है, मेटल्स में उस तरह की बॉन्डिंग होती है जिसमें मेटल के पॉजिटिव आयन जो है वो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के समंदर में घिरे होते हैं और हर तरफ से उस पर एक फोर्स लग रही होती है जिसको हम कहते हैं कि मेटेलिक बॉन्डिंग है। अगर मैं शॉर्टली आपको बताऊं तो मेटल्स में इस तरह की अट्रैक्शन होती है या फोर्स होता है कि एक अगर पॉजिटिव चार्ज है, कोई मेटल है पॉजिटिव आयन, उसको चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन सी का सामना है, इलेक्ट्रॉन के समंदर में वो प्रेजेंट है, तो उस पर हर तरह से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो इसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। इसके बाद है शेप ऑफ मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल की शेप जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती है, यानी मॉलिक्यूल साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं। कह रहे इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, साइंटिस्ट इसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और एनालिसिस यूज़ करते हैं। तो इनकी शेप को स्टडी आउट करने के लिए हम आगे पढ़ते हैं कि हर मॉलिक्यूल की किस तरह की शेप होती है और उसकी बेस पर उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इन शेप्स में कैसी कैसी शेप्स होती हैं, कुछ होते हैं लीनियर, कुछ ट्राइंगुलर, कुछ होते हैं टेट्राहेड्रल, कुछ पैरामाइडल और कुछ दूसरे शेप्स के। जैसे कि यहाँ पर है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीनियर शेप का है, वाटर मॉलिक्यूल की शेप एंगुलर है, BF3 की शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, CH4 की टेट्राहेड्रल है, NH3 की ट्राइगोनल पैरामाइडल है। अब ये क्यों ऐसे है इसको तो हम आगे पढ़ेंगे, बट इस पैराग्राफ से आपने ये वाले पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। अक्सर ये MCQ आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की शेप कौन सी है, तो वहाँ ऑप्शन दिए होंगे लीनियर, टेट्राहेड्रल, पैरामाइडल या नन ऑफ दिस, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। अब ये शेप इस तरह से क्यों है और इनके दरमियान फोर्सेस जो हैं वो कैसे इनको इन्फ्लुएंस करती हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होती है, क्या इन शेप्स का इनकी फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स या केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे असर होता है या नहीं, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से इसको करेंगे। अगर आपको आज के कंसेप्ट समझ आए हैं तो काइंडली मुझे बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपकी कोई सजेशन है, आपको और बेहतरी चाहिए वीडियोज़ में या आपको कहीं पर भी मुश्किल हो रही है तो feel free to comment. So till next video, Allah Hafiz.